चलिए ये दोस्तों, अब यहाँ पे हम ऑडिट को स्टार्ट करते हैं। ऑडिट का चैप्टर नंबर 1, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट चैप्टर का नाम है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके आईसीआई मॉड्यूल में से ही हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। आईसीआई मॉड्यूल आप ओपन करेंगे, यहाँ पे देखते चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें तो आपको चैप्टर का ओवरव्यू दे रखा है। चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ये चीज़ों को यहाँ पे आपको डायरेक्टली टॉपिक वाइज आपको दे रखा है। सबसे पहले आप यहाँ पे मीनिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मीनिंग के बारे में आप सबसे पहले पढ़ेंगे। ऐसे 200 के हिसाब से क्या चीज़ होती है वो भी आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर में आपको ऐसे 200 मेनली पढ़ना होता है। ठीक है, और एसेस भी आपको ऐसे काफ़ी सारे इस तरीके से चैप्टर वाइज आपको देखने को मिलेंगे जो आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसे 200, तो जैसे कि इसका नाम आपको याद रखना पड़ेगा और ऐसे 200 क्या है ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, जितना ज़्यादा याद रहेगा उतना बढ़िया है। याद फिर नहीं रहता है तो फिर अपने तरीके से आप लैंग्वेज के हिसाब से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन नॉर्मल स्टूडेंट इसे याद कर ही लेते हैं क्योंकि ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे कि ऑडिट का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, क्या स्कोप होता है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती है वगैरह वगैरह। इसके बाद यहाँ पे बेनिफिट्स के बारे में पढ़ेंगे। क्वालिटी, ऑडिटर्स की क्या क्या क्वालिटी होती है वो चीज़ हमें पढ़नी है। मतलब कि ऑडिटर को क्या क्या चीज़ें संभाल के रखनी चाहिए, मतलब कि कैसे बिहेवियर करना चाहिए वगैरह वगैरह चीज़ें। इसके बाद ऑडिट की कुछ लिमिटेशंस होती है। ठीक है, जहाँ पे ऑडिट आपका सही तरीके से वर्क नहीं कर पाता है, ऐसे भी काफ़ी सारी सिचुएशन आपको देखने को मिलती है, तो वो चीज़ भी हम देखेंगे। और फिर आपका जो है स्टैंडर्ड ऑन अकाउंटिंग ऑडिटिंग के बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के बारे में। तो ओवरऑल ये ओवरव्यू है कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, सबसे पहले तो हम मीनिंग पे पढ़े। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक हम मीनिंग पढ़ेंगे कि ऑडिट का क्या मतलब होता है। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें आपको गिवन है। इंट्रोडक्शन खैर जाने दीजिए, इंट्रोडक्शन एक बार के लिए रीड कर सकते हैं आप, यहाँ पे इतना ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। मेनली आप आ जाइए टॉपिक नंबर 2, ओरिजिन ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है, हम ऑडिट का मतलब समझे उससे पहले हम ये समझते हैं कि ऑडिट आया कैसे, कहाँ से आया, उसके बाद हम ऑडिट का मतलब समझते हैं। ठीक है, तो ऑडिट का मतलब जो है वो आपको टॉपिक नंबर 3 में दिया है, लेकिन सबसे पहले ऑडिट का कहाँ से ये चीज़ आई। ठीक है, ऑडिट वर्ड कहाँ से आया ये सबसे पहले समझ लीजिए टॉपिक नंबर 2 में। ठीक है, तो कहता है, मैंने हाईलाइट कर रखा है, आप भी यहाँ पे हाईलाइट करके रखेंगे। ठीक है, देखिए कहता है कि ऑडिट बेसिकली क्या है कि बहुत पहले से आया है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि ऑडिट जो है ये एकदम नया जो टॉपिक है, कि नया वर्क है कि पहले से नहीं हुआ करता था आज ही हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑडिट बहुत पहले से हुआ करता था। अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर वर्ड देखे तो कहता है कि रेफरेंस टू ऑडिटिंग इज फाउंड इन कौटिल्यस अर्थशास्त्र इवन इन, आपके पास में 4th सेंचुरी बीसी के अंदर होता था। मतलब कि 4th सेंचुरी जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी ऑडिट का जिक्र करा गया है। ठीक है, तो मतलब कि ऑडिट बहुत पहले से हुआ करता था। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमने पहली बार यहाँ पे न्यू कुछ इंट्रोड्यूस करा है, नहीं, ऑडिट पहले से ही हुआ करता था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी इसका जिक्र है। ठीक है, इसका रेफरेंस है। हो सकता है कि अभी आपका ऑडिटिंग करने का तरीका बदला हो, लेकिन रेफरेंस तो बहुत पहले से हुआ करता है। ठीक है, कहता है कि इट टॉक अबाउट फिक्स अकाउंटिंग ईयर, अ प्रोसेस फॉर क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, एंड ऑडिट फॉर द सेम। ठीक है, तो यहाँ पे अकाउंटिंग की बात करी गई थी बेसिकली उस टाइम पे। ठीक है, मेनली वहाँ पे अकाउंट की चीज़ें हुआ करती थी, पैसे का लेना और देना। इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजेक्शन नहीं हुआ करता था जितना आज है, बिकॉज बैंकिंग वगैरह हो चुका है, आप इलेक्ट्रॉनिक मोड हो चुके हैं। ठीक है, तो बेसिकली ऑडिटिंग का मतलब अब कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन ऑडिटिंग हम यहाँ पे सिंपली ये पढ़ रहे हैं कि ऑडिटिंग वर्ड क्या पहले हुआ करता था। आंसर इज यस। हाँ, तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है आज के मुकाबले। ठीक है, तो यह वही चीज़ कह रहा है कि पहले मेनली फिक्स अकाउंटिंग ईयर के बारे में उसमें जिक्र है। ठीक है, उस चीज़ को यहाँ पे बताया गया है, ये सारी चीज़ बेहतर कहा गया है। कॉन्सेप्ट्स ऑफ पीरियोडिकल
चेकिंग, ठीक है, हम पीरियोडिकली चेकिंग करते, इन्वेंट्री वगैरह है उसका वेरिफिकेशन, ट्रांजैक्शन का वेरिफिकेशन, ये चीज़ें तभी एग्जिस्ट करती थी, तभी भी एग्जिस्ट करती थी, जो कि आज भी हम यहाँ पे चीज़ें करते हैं। आपको पता ही है कि कोई भी ट्रांजैक्शन है तो उसकी वैलिडिटी क्या है, वेरिफिकेशन क्या है, उससे चेक करना, बिल वगैरह वेरिफिकेशन, इन्वॉइस वगैरह, ये सारी चीज़ें चेक करना, ये सारी चीज़ें क्या है, एक तरीके से ऑडिटिंग का वर्क है। वो तभी भी हुआ करती थी, ठीक है, तब से लेके आज तक अभी भी ये चल रही है। क्योंकि अगर किसी को की चीज़ को हमें वेरिफिकेशन करना है तो उसकी हमें चीज़ें देखनी पड़ेगी कि उससे रिलेटेड क्या प्रूफ हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई ट्रांजैक्शन से रिलेटेड देखना है तो उसके लिए इनवॉइस देख लो, इन्वेंट्री वगैरह देखना है तो आप फिजिकल इन्वेंट्री चेकअप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो वो तब से हुआ करती थी, ये चीज़ यहाँ पे कही गई है। इवन देर आर रेफरेंस इन हिज मोन्यूमेंटल work to misstatement in financial year due to abuse of power. Wasn't he far ahead of this time? इवन उस टाइम के अंदर जो भी हम वेरिफिकेशन करते हैं, चेकिंग करते हैं, तो उस टाइम पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मिस स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें होती है उसके बारे में भी जिक्र करा गया है, ठीक है। मतलब कि ऑडिटिंग उस टाइम से चलता आ रहा है, ये इन शॉर्ट ये कहना चाहता है। तो मेनली आपको यहाँ पे एमसीक्यू पर्पज़ के हिसाब से इतना सिर्फ याद रखिए कि यहाँ पे ऑडिट जो है वो कोई नया वर्ड नहीं है, वो पहले से ही स्टार्टअप है, ठीक है। मतलब कि 4th सेंचुरी के अंदर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसका जिक्र हुआ था, ठीक है। वहाँ पे बेसिकली फिक्स अकाउंटिंग ईयर के बारे में यहाँ पे मेनली बात करी गई थी, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शन नहीं हुआ करते थे, लेकिन उस ट्रांजैक्शन के हिसाब से यहाँ पे चीज़ें हुआ करती थी, ठीक है। मतलब कि ऑडिटिंग हुआ करता था वहाँ पे। बेसिकली वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया गया है कि पीरियडिकली हम जो चेकिंग करते, वेरिफिकेशन करते, वो कॉन्सेप्ट वहाँ पे भी अप्लाई हुआ करता था, ठीक है। वहाँ से लेके अभी तक वो कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कहता है कि ऑडिट जो वर्ड है वो कैसे आया। हमने यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में ये क्या चीज़ पढ़ी, फर्स्ट पैराग्राफ में हमने ये चीज़ पढ़ी कि ऑडिटिंग का यहाँ पे कब से स्टार्टिंग हुआ, ठीक है, स्टार्टअप कहाँ से हुआ ऑडिट। तो यहाँ पे कहता है कि बहुत पहले से हुआ करता था। इवन यहाँ पे प्रूफ की बात करें तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी इसका जिक्र है। दूसरा पॉइंट ये पढ़ाने वाले हैं कि ऑडिट वर्ड कैसे आया, ठीक है, ऑडिट वर्ड कैसे आया। अब ऑडिट का मतलब कहाँ से आया था वो हमने पढ़ लिया कि ऑडिट कब से चलता आ रहा है। अब हम ये पढ़ेंगे कि ऑडिट वर्ड कैसे आया। तो कहता है कि ऑडिट वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड कुछ करके एडायर, ठीक है, AUDIRE, स्पेलिंग याद रखिएगा, एमसीक्यू में इस तरीके की स्पेलिंग में चेंजेस करके 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं। जैसे कि ऑडिट वर्ड कहाँ से आया, तो 4 ऑप्शन दे दिए कि यहाँ पे RE कर दिया, ठीक है, फिर ER कर दिया, फिर DARE कर दिया। ऐसे वर्ड में चेंजेस हो सकते हैं, ऐसे खूब पूछे जा सकते। तो आपको जो है इसकी स्पेलिंग याद रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे स्पेलिंग क्या है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन आप कैसे करते हैं वो आपके ऊपर है, लेकिन स्पेलिंग यहाँ पे मेन चीज़ है, ठीक है, क्योंकि आपको लिखना है, बोलना नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे लैटिन वर्ड जो एडर है, ठीक है, वहाँ से आपके पास में ये ऑडिट वर्ड आ चुका है। तब के मतलब यहाँ पे हुआ हो करता था, इसका मतलब क्या हुआ करता था, इसका मतलब यहाँ पे हुआ करता था टू हियर, सुनना, ठीक है। टू हियर इसका मतलब हुआ करता था। इन मिडवल मतलब कि अब ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप कहते हैं ना कि एसएस में बेसिकली ये वर्ड पढ़ा होगा कि मिड में, ठीक है, इस सेंचुरी के मिड में, इस ईयर के मिड में, इसका मतलब होता है मिड में, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि ऑडिटर्स यूज टू हियर द अकाउंट्स रीड आउट टू देम टू चेक दैट एम्प्लॉयज़ वर नॉट केयरलेस एंड नेग्लिजेंट। मतलब कि बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ऑडिट का मतलब बेसिकली मेनली क्या होता है कि मेनली यहाँ पे ये होता है कि ऑडिटर इसे यूज़ करता है ताकि वो अकाउंट्स को रीड आउट कर पाए, जिससे होगा क्या कि हम ये चेक कर पाएंगे कि जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ है क्या वो केयरफुली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है, क्या वो वर्क से रिलेटेड इतने जागरूक है या फिर नहीं, ये सारी चीज़ें हम देख पाएंगे। क्योंकि ऑडिट से हमें ये ऑर्गेनाइजेशन का बेसिकली हमें अंदाज़ा आ जाता है कि कितना वर्क हुआ है, कितना वर्क बाकी है, और जो वर्क हुआ है वो कितना एफिशिएंट है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बेसिकली बात करी गई अब की, ठीक है, अब की बात हो रही है। कहता है कि कमिंग टू मोर रिसेंट हिस्ट्री, कहता है कि फर्स्ट ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, वॉज अपॉइंटेड इन ब्रिटिश इंडिया इन 1860।
1860 में बेसिकली फिर इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से इंट्रोड्यूस करा गया, बेसिकली ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, ब्रिटिश हुआ करते थे उस टाइम पे। यहाँ पे 1890 में जो है इसको यहाँ पे फर्स्ट ऑडिटर जनरल की ऑफ इंडिया इस तरीके से इंट्रोड्यूस करा गया था, जहाँ पे अकाउंटिंग और ऑडिटिंग फंक्शन बेसिकली मेनली हुआ करते थे। आज यहाँ पे देखें तो और आप पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद कि ऑडिटिंग में जो है काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आपका ऑलरेडी इंक्लूडेड हो चुके हैं, जैसे कि ह्यूमन बिहेवियर हो गया, ठीक है, ऐसे काफ़ी सारे बिहेवियर वगैरह से यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है जोड़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन उस टाइम की बात करें तो कहता है कि फर्स्ट ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यहाँ पे अपॉइंट किया गया था। किसने अपॉइंट किया था? ब्रिटिश इंडिया ने 1860 में, ठीक है, जहाँ पे दो तरीके के मेनली फंक्शन हुआ करते थे। फंक्शन थे ऑडिट एंड आपके पास में अकाउंटिंग, ठीक है, तो दो मेन फंक्शन हुआ करते थे, ठीक है। इसके बाद कहता है लेटर ऑन ऑफिस ऑफ ऑडिटर जनरल वॉज गिवन स्टेट्यूटरी रिकॉग्निशन। कहता है कि प्रेजेंटली जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है वो इंडिपेंडेंट एक अथॉरिटी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है, जो कि गवर्नमेंट की रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर के बारे में ऑडिटिंग करती है, ठीक है। ये वर्ड आप पढ़ेंगे अपने लॉ के अंदर, ऑडिट एंड ऑडिटर चैप्टर के अंदर, कि बेसिकली इसका काम यहाँ पे वहीं पे आप डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये चैप्टर जो है ये इस ऑडिट के अंदर भी है तो वहाँ पे भी पढ़ेंगे, आप लॉ में भी आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये लॉ में भी आपको ये चैप्टर ऐड करा गया है, तो वहाँ पे भी पढ़ते हैं कि बेसिकली ये ऑडिटर एंड जनरल आपके पास में इनका वर्क कैसे होता है, ठीक है। बेसिकली तो यहाँ पे कितना बताया गया, यहाँ पे तो सिर्फ इतना बताया गया कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया करके कोई कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूट यहाँ पे अथॉरिटी को यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट करा गया, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है जो कि वर्क करती है, क्या वर्क करती है, गवर्नमेंट की रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर को ऑडिटिंग करना। तो बेसिकली ये मेन यहाँ पे अथॉरिटी होती है, ठीक है, जो गवर्नमेंट की सारी के सारे रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करती है, मतलब कि उसकी ऑडिटिंग करती है, ठीक है। तो बेसिकली ऑडिटिंग का यहाँ पे आप देखिए फ्लो कैसे आ रहा है। सबसे पहले कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 4th सेंचुरी में इसका जिक्र हुआ था। बेसिकली वहाँ पे फिक्स अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से बातें करी गई है, ठीक है, और ऑडिटिंग के बारे में फिक्स अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से बात करी गई। वहाँ पे भी चेकिंग वगैरह हुआ करता था, वेरिफिकेशन हुआ करता था, ठीक है। इतना यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत है। इसके बाद यहाँ पे कितना याद रखने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे ऑडिट वर्ड कहाँ से आया, तो लैटिन वर्ड आपके पास में ये वर्ड याद रखेंगे जिसका मतलब है टू हियर, ठीक है। और इससे क्या होगा, इसका मतलब से क्या आप कहना चाहते हैं, तो इसका मतलब से हम ये कहना चाहते हैं कि ऑडिटर बेसिकली क्या करता है, ऑडिटिंग करता है। इसका कारण ये रहता है कि हम यहाँ पे तरह तरह के अकाउंटिंग को रीड आउट कर पाए, और उससे हमारा क्या होगा, एम्प्लॉय के बारे में हम केयरलेस और नेग्लिजेंट के बारे में हम जान पाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे वर्ड क्या कहा गया है, कहता है कि फिर हमारा समय चलता गया और ब्रिटिश ने क्या किया, फिर 1860 में फर्स्ट ऑडिटर जनरल को अपॉइंट कर दिया ऑफ इंडिया, ठीक है। और यहाँ पे इस टाइम पे जो है दो फंक्शंस हुआ करते थे मेनली, इस ऑडिटर जनरल के दो फंक्शंस पे वर्क करता था, एक ऑडिटिंग एक अकाउंटिंग, ठीक है, मेनली दो फंक्शंस हुआ करते थे इनके। और फिर थोड़ा सा वक्त गया, ठीक है, और फिर एक यहाँ पे अथॉरिटी को अपॉइंट कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। अथॉरिटी का नाम है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। इसको यहाँ पे इंडिपेंडेंटली अपॉइंट कर दिया गया। ये इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है जो अपना इंडिपेंडेंटली वर्क करती है। वर्क इसका रहता है, मेनली वर्क ये रहता है कि गवर्नमेंट की रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर को ऑडिट करना, ठीक है। उसके अलावा भी काफ़ी सारे काम होते हैं, ऑडिटर को अपॉइंट करना वगैरह वगैरह चीज़ें, लेकिन ये मेन वर्क होता है कि ऑडिटर जो है एज ए ऑडिटिंग काम करता है रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर का, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 4th पॉइंट कह रखा है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, कहता है वो एस्टेब्लिश करा गया। इसको एस्टेब्लिश करा गया 1949 में। 1949 में इसे एस्टेब्लिश करा गया स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। और ये आपका जो है बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में, प्रोफेशंस के बारे में यहाँ पे काम करता है, ठीक है। तो 4 पॉइंट यहाँ पे बेसिकली दे रखे हैं। क्वेश्चन आने के चांसेस तो ना ही है, लेकिन MCQ पर्पज़ के हिसाब से हो सकता है कि पूछा जाए, ठीक है। बेसिकली इसमें क्वेश्चन आने के चांसेस तो मुझे इतना नहीं लग रहा है। MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप आ जाइए 3rd पॉइंट। अब यहाँ से चैप्टर आपका स्टार्ट होता है कि ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है, उसके नेचर क्या होते हैं।
सबसे पहले ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है वो देखिए। तो ऑडिटिंग का मतलब होता है एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। सबसे पहले तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है कि इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, किसी के दबाव में आके आप यहाँ पे काम नहीं करेंगे, ठीक है। एक इंडिपेंडेंटली आप यहाँ पे वर्क है, ठीक है। ऑडिट एक इंडिपेंडेंट वर्क है, ठीक है। तो एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ये इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किसका करना है? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का, ठीक है। ये ध्यान रहे सर, ऑडिट किसी भी एंटिटी का हो सकता है, चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड है या फिर नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड, मतलब कि नॉट एनपीओ है, ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी एंटिटी हो, ठीक है, सबका ऑडिट हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि ऑडिट इसी एंटिटी का होगा जिसका प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं होता। एंटिटी जिसका प्रॉफिट है, प्रॉफिट मोटिव नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऑडिट सब कोई भी एंटिटी का हो सकता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ साइज़, ठीक है। इवन यहाँ पे एंटिटी छोटी बड़ी किसी भी एंटिटी का यहाँ पे ऑडिट हो सकता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऑडिट किसी भी एंटिटी का हो सकता है, प्रॉफिट भी रेलिवेंट नहीं है, साइज़ भी रेलिवेंट नहीं है और लीगल फॉर्म भी रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। किसी भी एंटिटी का हो सकता है। तो यहाँ पे मीनिंग क्या कहता है सर? एन ऑडिट इज़ एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, किस चीज़ का सर? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का। तो एन ऑडिट इज़ इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, कोई भी एंटिटी, चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड है या फिर नहीं, इर्रिस्पेक्टिव रहेगा साइज़ और लीगल फॉर्म, ठीक है। इसकी साइज़ कितनी है, छोटी एंटिटी बड़ी एंटिटी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऑडिट सबके लिए है। when such an examination is conducted with a view to expressing an opinion thereon, ठीक है। कि ऑडिट बेसिकली क्या देता है? एक ओपिनियन देने के लिए यहाँ पे ऑडिटिंग किया जाता है। ओपिनियन किस चीज़ का सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसमें कोई एरर वगैरह तो नहीं है ना, ये चीज़ मेनली होती है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी डेफिनेशन आपको एज इट इज़ याद रखनी पड़ेगी वर्ड बाय वर्ड, कि एन ऑडिट इज़ एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी whether profit oriented or not, and irrespective of size and legal form, when such an examination is conducted, ठीक है, with a view to expressing an opinion thereof, ठीक है। ये पूरी की पूरी इसकी डेफिनेशन आप एज इट इज़ याद रखेंगे। अब नीचे आपको इस डेफिनेशन के कुछ वर्ड की एक्सप्लेनेशन दे रखी है, जैसे कि ऑडिट इज़ एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सबसे पहले तो इंडिपेंडेंस का मतलब तो आपको वैसे भी समझ में आता है, इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है, ठीक है। इंडिपेंडेंस का मतलब तो वैसे भी आपको समझ में आता है, इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है। इंडिपेंडेंस का मतलब ये होता है कि ऑडिटर को किसी के दबाव में आके यहाँ पे कोई ओपिनियन नहीं देना है, ठीक है। एक प्रॉपर इंडिपेंडेंस के साथ आपको ये सारी चीज़ें देखनी है, इन्फॉर्मेशन को देखना है, कहीं कोई गलती तो नहीं है, कहीं कोई एरर तो नहीं है, ठीक है। ये चीज़ को देखते हुए पूरे का पूरा ओपिनियन देना है कि क्या इस कंपनी का ऑडिटिंग सही है या फिर नहीं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन सही है या फिर नहीं। क्योंकि ऑडिटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी के बेस पे बैंक वगैरह लोन देना है तो इसी के ही बेस पे देती है, काफ़ी सारी चीज़ें इसी के ही बेस पे होती हैं, ठीक है। इवन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं तो इसी के ही बेस पे, क्योंकि यहाँ पे कंपनी क्या करती है कि कुछ इन्फॉर्मेशन को शो करती है, तो क्या वो इन्फॉर्मेशन सही है या फिर नहीं, वो काम कौन करता है सर? ऑडिटर, ठीक है। ये सारी चीज़ों को चेक करना ऑडिटर का काम होता है, इसलिए यहाँ पे ऑडिटर यहाँ पे इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी गई है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, वो एग्जाम्पल पढ़िए। बेसिकली ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से है, बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से तो ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है बस। ये तो सिंपली आप पढ़ के छोड़ दीजिए, अगर क्वेश्चन भी आ गया तो अपने तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें याद रखने वाली कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। बेसिकली याद रखने के लिए आपके पास में बहुत सारा सिलेबस है, इसलिए जो मैं कहता हूँ कि ये याद रखने वाली बात है उसे याद रखिए, और जो मैं आपको कहता हूँ उसे रीड करने वाली बात है उसे अच्छे से रीड कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख के रखिए, फिर आप भूल जाएंगे। जो जो चीज़ मैं कह रहा हूँ कि ये याद रखने वाली बात है उसे अपने साइन में मार्क करके रखिए, ठीक है। अपना एक साइन बना लीजिए कि अगर ये साइन है तो मुझे रीड करना है अच्छे से, ये साइन है तो मतलब कि एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से सिर्फ और सिर्फ रीड करना है, और ये साइन है तो आपको मुझे याद करना है, बस इस तरीके से साइन रखिए, ताकि आप पहले से ही अगर करके आएंगे तो आपको अच्छा रहेगा, फिर वरना भूल जाएंगे। अच्छा, एग्जाम्पल कहता है कि एक पर्सन है जिनके ब्रदर ही चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और उसे अपनी जो कंपनी है उसमें वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना चाहते हैं, तो क्या यहाँ पे इंडिपेंडेंस वर्ड रहेगा? तो आंसर इज़ नो। देखिए सीधी सी बात है कि उनके ब्रदर है, उनकी ही कंपनी है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन, अगर उसमें ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं
ठीक है। तो बेसिकली मान लीजिए कोई भूल हुई है या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो छुपाई गई है इन्फॉर्मेशन, ठीक है, और इसके बेस पे कंपनी को लॉस हो सकता है या फिर कंपनी का नाम डूब सकता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन को छुपा दिया गया है सीए के द्वारा, हो सकता है, ठीक है। बेसिकली अगर कहे कि कंपनी में कोई यहाँ पे फॉल्ट हुआ है, ठीक है, अब यहाँ पे काम क्या होता है ऑडिटर का काम होता है कि ये फॉल्ट वगैरह को ढूंढना, ठीक है। तो फॉल्ट वगैरह को ढूंढ लेंगे कि लेकिन रिलेशन क्या है, ब्रदर है उनके, तो क्या चांसेस नहीं है कि ये छुपाया जाएगा? बिल्कुल चांसेस है, चांसेस तो हाई रहेंगे क्योंकि उनके ही भाई है, ठीक है, और उनके ही भाई हो तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि ये इन्फॉर्मेशन को दबा दिया गया है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे इंडिपेंडेंस वर्ड का एक रेलिवेंस नहीं रहेगा, ठीक है। इसीलिए आप ऑडिट एंड ऑडिटर, अब जो ये चैप्टर है आपका लॉ के अंदर, ठीक है, वहाँ पे बेसिकली ये पढ़ते हैं कि सर कौन कौन ऑडिटर बन सकता है, ठीक है, कौन कौन ऑडिटर बन सकता है। वहाँ पे आप डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन से पर्सन ऑडिटर बन सकते हैं, कौन से पर्सन ऑडिटर नहीं बन सकते, ठीक है। तो यहाँ पे तो एक सिंपल सा एग्जांपल है, लेकिन उसे डिटेल में पढ़ना है आपको चैप्टर के अंदर, ठीक है, बड़े ही अच्छे से यहाँ पे पढ़ाया जाएगा उस टाइम पे, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल के लिए छोड़ के दीजिए, ठीक है। फ़िलहाल के लिए आप सिंपली इतना याद रखिए कि सर इंडिपेंडेंस ज़रूरी है, ठीक है। और एग्जाम्पल मैंने करवा दिया है कि दोनों ब्रदर है तो सीधी सी बात है कुछ इन्फॉर्मेशन को छुपा दिया जाए बाह्य, ठीक है, अपने बाहर के जो पर्सन है, इन्वेस्टर है, उनको ना दिखाया जाए, ऐसे हाईली चांसेस रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कहेगी। इसके बाद यहाँ पे ऐसा भी दूसरा भी एग्जांपल हो सकता है, कहता है टेक अनदर केस, दूसरा भी एग्जांपल देता है कि चलो मान लेते हैं कि दोनों भाई नहीं है, ठीक है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट पर्सन है और कोई रिलेशन नहीं है दोनों के बीच में, मान लेते हैं, ठीक है। दूसरा केस ये कहता है कि मान लेते हैं कि दोनों के बीच में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है कि दोनों भाई वगैरह या फिर कोई दूर के रिश्तेदार, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि सीए ने, जो इनका ऑडिटिंग कर रहा है, वो सीए ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है इस कंपनी में। अब वो फॉर एग्जांपल कोई फॉल्ट यहाँ पे कंपनी का पकड़ा गया, अब अगर ये फॉल्ट को बाहर लाया गया तो कंपनी का नाम डाउन हो जाएगा। और यहाँ पे हुआ क्या है, सीए ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, अब जैसे ही कंपनी का नाम डाउन हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉस में चला जाएगा। तो ऐसे भी खुद के पर्सनल बेनिफिट भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे भी इंडिपेंडेंस खतरे में है। तो इसलिए यहाँ पे आपको जो है टॉपिक पढ़ाया जाता है कि कौन कौन से पर्सन जो है ऑडिटर नहीं बन सकते। उनमें ये दोनों पर्सन आएंगे, ऐसे कि जो रिलेटिव है, ऐसे पर्सन जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और इसके बाद भी काफ़ी सारी बड़ी एक लिस्ट है जो आपके पढ़ाई जाएगी, ठीक है, उस चैप्टर के अंदर। यहाँ पे नहीं है, उस चैप्टर के अंदर हम वहाँ पे बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स है और बहुत अच्छे से सिंपल सिंपल से पॉइंट है, हम पढ़ेंगे, ठीक है। और बेसिकली वो इंटरेस्टिंग रहता है, वहाँ पे बड़ा मज़ा आता है पढ़ने में, ठीक है। पॉइंट ज़्यादा है लेकिन अच्छा लगता है उसको पढ़ने में, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे याद रखने वाली कोई बात, आंसर इज नो, यहाँ पे याद रखने वाली कोई बात नहीं है, यहाँ पे सिंपली समझने वाली बात है, बस पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एक पॉइंट आ जाए तो, ठीक है। इसके बाद एंटिटी के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सर प्रॉफिट ओरिएंटेड हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हर एक एंटिटी के लिए ऑडिट है, ठीक है। इवन साइज़ भी मैटर नहीं करती, मतलब कि छोटी एंटिटी है तो ऑडिटिंग नहीं होगा, बड़ी एंटिटी है तो ही ऑडिट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऑडिट किसी भी एंटिटी का हो सकता है, किसी भी एंटिटी का, ठीक है। इवन प्राइवेट है, पब्लिक है, ठीक है, किसी भी एंटिटी, ओके, हर एक एंटिटी के लिए। अब यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये पॉइंट आपके लिए एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है कि पर्पस ऑफ ऑडिट, ठीक है, इज़ टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। बेसिकली पर्पस, मेन पर्पस क्या होता है कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसके हिसाब से ओपिनियन देना कि क्या इन्फॉर्मेशन सही है, या फिर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसमें आपको डाउट लगा, या फिर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसमें एरर है वगैरह चीज़ें, ठीक है। ये बेसिकली आपका काम होता है। ऑडिट इसीलिए करवाया जाता है कि क्या सारी इन्फॉर्मेशन सही है, क्योंकि ऑडिट करवाने के बाद इसी के बेस पे आपको जो है बैंक वगैरह लोन देता है, ठीक है। इन्वेस्टर इसी को देख के इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, क्योंकि यही एक रिलाई करने का तरीका होता है। इसलिए यहाँ पे एक बड़ी लिस्ट आपको पढ़ाई जाती है, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ कि कौन कौन से पर्सन ऑडिटर नहीं बन सकते, क्योंकि अगर सारे ही पर्सन ऑडिटर बनने लगे
तो अपने ही दोस्त वगैरह है, अपने ही ब्रदर वगैरह है, अपने ही कोई इन्वेस्टर है, इसको जो है सीए बना दिया जाएगा और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन को दबा दिया जाएगा, ठीक है, छुपा दिया जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए आपको एक लिस्ट पढ़ाई जाती है ऑडिट एंड ऑडिटर चैप्टर के अंदर, लॉ में तो पढ़ती ही, वहाँ पे भी आपका चैप्टर है, तो दोनों जगह एक सेम ये चीज़ पढ़नी होती है, ठीक है, सेम ही चीज़ है दोनों लॉ में, तो ये एक तो बेनिफिट रहता है आपके पास में। तो बेसिकली यहाँ पे वो चीज़ आप पढ़ते हैं, ठीक है, कौन कौन पर्सन सीए नहीं बन सकते, सॉरी सीए नहीं, ऑडिटर, ठीक है, ऑडिटर की तरह वर्क कौन नहीं कर सकता, वो चीज़ आपके पास में यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। इसके बाद कहता है कि ये सेपरेट क्वेश्चन आता है, इस पे सेपरेट क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, इस पे सेपरेट क्वेश्चन आता है। बेसिकली ये चीज़ जो यहाँ से लेके आपके पास में यहाँ तक, ठीक है, ये दो पॉइंट सिंपली रीड करने वाले थे, याद करने वाले नहीं थे, ठीक है, सिंपली रीड करिए इसको, ठीक है, और इसे अच्छे से आपको याद करना है, तो इसे मार्क करके रखिए, अपनी मार्किंग के हिसाब से याद रखिए, ठीक है, आप जो मार्किंग करते हैं। इसके बाद यहाँ पे ध्यान रहे सर, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो मिसलीड कर रहे हैं, मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में काफ़ी सारी मिस्टेक्स है, तो उसे कैसे एंश्योर करेंगे एज एन ऑडिटर। आप एक ऑडिटर है, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है एक केस स्टडी बेस, कि आप एक ऑडिटर है या फिर मिस्टर एम जो है एक ऑडिटर है। अब यहाँ पे आपको पूछा जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीड तो नहीं कर रहे, ये पूछा गया है इनसे, तो कैसे ये एंश्योर करेंगे, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिस्टर एम यहाँ पे ऑडिटर है, किसी एंटिटी का यहाँ पे ऑडिट करने वाले हैं, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीड तो नहीं कर रहे, उसके लिए कैसे ये एंश्योर करेंगे, ये पूछा जाता है। तो एंश्योर आपका जो है यहाँ पे इन पॉइंट के हिसाब से करेंगे, तो इन पॉइंट में आपको याद करने का तरीका क्या रहता है, उसको मैंने मार्क कर रखा है। सबसे पहले समझते हैं, उसके बाद याद करने का तरीका समझते हैं। देखिए, तो यहाँ पे कहता है कि अकाउंट जो है आपके जिस भी ऑडिटिंग कर रहे हैं, तो अकाउंट जो है वो शुड बी ड्रॉन अप, ठीक है, अकाउंट जो है वो ड्रॉन अप होने चाहिए एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब कि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्रीज की होगी, किस चीज़ की सर, ट्रांजेक्शन की, आपने एंटिटी ने जो भी ट्रांजेक्शन किया, सेल परचेज वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है, उसकी एंट्री की होगी, उसी एंट्री के बेस पे ही आपका अकाउंट प्रिपेयर होना चाहिए, ये सबसे पहले रिक्वायरमेंट है। ऑब्वियसली आप यहाँ पे फाउंडेशन लेवल से पढ़ के आते हैं, इवन 12th लेवल पे भी पढ़ते हैं जनरल एंट्रीज, ठीक है, और जनरल एंट्रीज से ही क्या होते हैं, आपके अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं। तो आपको ये एंश्योर करना है कि वही एंट्रीज में से अकाउंट्स प्रिपेयर हुए ना, ऐसा तो नहीं है कि किसी चीज़ की एंट्री नहीं है और आपने डायरेक्ट उसमें अकाउंट में इंफॉर्मेशन डाल दी, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको सबसे पहले देखनी है, इससे एंश्योर मिलेगी, एंश्योरिटी आपको होगी कि हाँ जी ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद दूसरी चीज़ एक और यहाँ पे कंफर्म करिए, क्या कंफर्म कहता है कि एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एडिक्वेटली सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एविडेंस, ठीक है, कि यहाँ पे जो भी एंट्रीज आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख रखी है, सेल की, परचेज की, तो उससे रिलेटेड सफिशिएंट एविडेंस है ना आपके पास, ये इंश्योर करिए। जो फॉर एग्जांपल हमने कहीं से अपना रॉ मटेरियल परचेज किया, तो उससे रिलेटेड इनवॉइस वगैरह ये सारी चीज़ें आप देखना है, ठीक है। अब वेरिफिकेशन बेसिकली करना है, और वेरिफिकेशन के लिए भी डिटेल चैप्टर है आपके पास में सिलेबस में, ठीक है, तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे कि सर परचेज है, सेल है, तो इसको वेरीफाई कैसे करते हैं, ठीक है, इसे डिटेल में पढ़ना है। फिलहाल के लिए आप कितना समझेंगे, या आप सिर्फ और सिर्फ इतना समझेंगे कि कोई भी ट्रांजेक्शन है तो उससे रिलेटेड हमें सबूत, ठीक है, एविडेंस यहाँ पे है या नहीं, उससे हमें देखना है, ठीक है, क्योंकि हर एक ट्रांजेक्शन के एविडेंस होना कंपलसरी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो एंट्रीज बुक्स ऑफ अकाउंट में है वो सफिशिएंटली एडिक्वेटली यहाँ पे सपोर्टेड है ना एविडेंस से, ठीक है, क्योंकि इसी एंट्री से क्या होने वाला है, बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर होने वाले हैं, ठीक है। तो अकाउंट्स किससे ड्रॉन अप होते हैं, एंट्रीज से। तो एंट्रीज के बारे में सबसे पहले ये देख लो कि ये तो सही है ना, एडिक्वेटली सपोर्टेड है ना एविडेंस के साथ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे थर्ड पॉइंट आपके पास में कहता है कि एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट हैज़ बीन ओमिटेड इन द प्रोसेस ऑफ कॉम्पिलेशन, ऐसी कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए, मतलब कि नन ऑफ द एंट्रीज, एक भी एंट्री ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसे आप भूल गए, ओमिटेड, ठीक है, भूल चुके, ऐसी कोई भी एंट्री ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसकी आप एंट्री करना भूल चुके, ठीक है। इसके बाद कहता है कि इंफॉर्मेशन जो है शुड कन्वे क्लियर एंड अनएम्बिशियस, मतलब कि
इन्फॉर्मेशन जो है वो क्लियर एंड अनएम्बिगियस होना ज़रूरी है। क्लियर का मतलब होता है एकदम क्लियर, मतलब कि इसमें कोई जॉल नहीं होना चाहिए, और अनएम्बिगियस का मतलब होता है कि सिंपल एक ही मीनिंग निकल के आना चाहिए, राइट। एक ही मीनिंग निकल के आना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पे फिल्मों में देखते हैं ना कि कोई एक सेंटेंस कहते हैं तो इसके कई मीनिंग निकलते हैं, फिर इसी में ही गोलमाल होता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन एकदम क्लियर और अनएम्बिगियस होना चाहिए। इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो अमाउंट आपने ले रखी है, ठीक है, जितनी भी अमाउंट लिखी होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो आप ऐसे भी देख के आते हैं, तो इसमें जो भी अमाउंट लिखी है वो आपकी अमाउंट प्रॉपरली डिस्क्राइब होनी चाहिए, क्लासीफाई होनी चाहिए एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। डिस्क्राइब क्लासीफाई होनी चाहिए कैसे एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। और लास्ट पॉइंट कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। अब याद करने का तरीका समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हमने ये मतलब समझा, अब याद करने का तरीका। ये आपके सामने मैंने एक पेज ऐड कर दिया है, ठीक है। सबसे पहले हम कुछ चीज़ों को यहाँ पे लिख लेते हैं। बेसिकली ये समरी हमारे लिए रहेगी ताकि हम एग्ज़ाम टाइम पे फटाफट से रिवीजन कर पाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ओरिजिन की बात करें तो इसमें बेसिकली हमें याद रखने वाली क्या बात है, हमें याद रखने वाली बात ये है, सबसे पहला पॉइंट आपके पास में रेफरेंस, ठीक है। रेफरेंस क्या कहता है कि सर यहाँ पे बेसिकली अगर ओरिजिन की बात करें तो बहुत पहले से ही इसका रेफरेंस हुआ करता था। रेफरेंस कहाँ पे, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमें इसका रेफरेंस देखने का मिला था। बेसिकली यहाँ पे क्या बात करी गई थी, टॉक अबाउट फिक्स फाइनेंशियल ईयर के बारे में बात करी गई थी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सेकेंड पॉइंट की बात करें, सेकेंड पॉइंट यहाँ पे कहता है ऑडिट वर्ड कहाँ से आया, तो कहता है ऑडिट वर्ड आपका फ्रॉम एक लेटिन वर्ड है, ठीक है। लेटिन वर्ड है, लेटिन वर्ड क्या है सर, एडायर, ठीक है। स्पेलिंग ठीक से याद करिए, AUDIRE, जिसका मतलब है टू हियर। इसमें से आपका एक ऑडिट वर्ड निकल के आया था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या आप याद रखेंगे, फर्स्ट ऑडिटर के बारे में कि फर्स्ट ऑडिटर कब आया था। तो फर्स्ट ऑडिटर आपका ब्रिटिश इंडिया में अपॉइंट किया गया था, मतलब कि ब्रिटिश थे तब 1860 में, ठीक है। 1860 में फर्स्ट ऑडिटर को यहाँ पे अपॉइंट किया गया था, फर्स्ट ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये चीज़ आपको एक याद रखनी। और इसके बाद यहाँ पे पॉइंट कौन सा बच जाता है, यहाँ पे पॉइंट CAG वाला पॉइंट लिख देते हैं यहाँ पे, जो कि प्रेजेंटली कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो नाम है, ठीक है, CNAG, जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं, ऑफ इंडिया, जो कि रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कि ये अभी फ़िलहाल प्रेजेंटली वर्क कर रही है, गवर्नमेंट के रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर को ऑडिट करने का काम इनका है, ठीक है। और बेसिकली फिर यहाँ पे ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि ये बेसिकली सबको याद ही रहता है कि ICAI एस्टेब्लिश कब हुआ, एज अ स्टेट्यूटरी बॉडी एस्टेब्लिश कब हुआ, 1949 में, ठीक है। तो ये चीज़ तो हर एक को याद रहता है, फिर भी यहाँ पे लिख देते हैं ICAI, ठीक है, सिर्फ शॉर्ट में लिख देते हैं। बेसिकली ये सबको याद होता है 1949, बस इतनी चीज़ याद रखिए, काम ख़त्म, ठीक है। तो ये आपका एक ओरिजिन ऑफ ऑडिटिंग के बारे में हमने सबसे पहले एक शॉर्ट में समरी नोट तैयार कर दिया है। इसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑडिट। तो इसका आपको मीनिंग एंड नेचर में मैंने सबसे पहले आपको डेफिनेशन हमें एज इट इज़ याद रखनी पड़ेगी, इसलिए डेफिनेशन के बारे में लिख दिया। बाकी सिंपली रीड करने वाली बात है, ठीक है। बस यहाँ पे ये पॉइंट आपको याद करने वाली बात है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। बाकी तो यहाँ पे रीड करने वाली बात थी, यहाँ पे मेन चीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लिखेंगे कि एंश्योर कैसे करेंगे, ठीक है, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीड नहीं हो रहे, ये चीज़ एंश्योर कैसे करेंगे, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे लिखनी है। तो कैसे एंश्योर करेंगे आप कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीड नहीं कर रहे, इसके लिए हम यहाँ पे शॉर्ट में, ये समरी नोट है इसलिए यहाँ पे शॉर्ट में लिखेंगे। बेसिकली आप यहाँ पे अपना ICA मॉड्यूल भी ओपन करेंगे, मतलब कि एग्ज़ाम टाइम पे हमारे पास में एक तरफ यहाँ पे समरी नोट होगा और एक तरफ हमारे पास में ICA मॉड्यूल होगा, ठीक है। तो ये समरी नोट हम प्रिपेयर कर रहे हैं क्यों, क्योंकि हम फटाफट से इसका रिविजन कर पाए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें याद करने वाली बात, एंट्री से रिलेटेड 3 पॉइंट हमें याद रखने हैं, ठीक है। एंट्रीज से रिलेटेड 3 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट हम याद रखें तो एंट्रीज जो है, बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो एंट्रीज में से ही ड्रॉन अप होने चाहिए,
ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हम याद रखें, तो अकाउंट शुड बी ड्रॉन अप फ्रॉम विद द रेफरेंस ऑफ एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है। तो अकाउंट्स शुड बी ड्रॉन अप with the reference of, यहाँ पे वर्ड लिखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, with the reference of ये वर्ड। ठीक है। एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है। एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सेकंड पॉइंट अगर हम याद रखें, सेकंड पॉइंट यहाँ पे याद रखिए, सबसे पहला पॉइंट है। इसके बाद हम यहाँ पे सेकंड पॉइंट याद रखने की कोशिश करें, तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या निकल के आता है कि एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो सपोर्टेड होनी चाहिए सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस से। ठीक है। और इसके बाद इसी से रिलेटेड थर्ड पॉइंट निकल के आता है कि एक भी एंट्री ऐसी ना हो पाए जो आप भूल गए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना। ठीक है। तो 3 पॉइंट एंट्री से रिलेटेड, सबसे पहला कि ऐसा कोई अकाउंट जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं वो एंट्रीज के रेफरेंस के थ्रू ही आपका प्रिपेयर होना चाहिए। मतलब कि अकाउंट्स कहाँ से प्रिपेयर होते हैं, ओबियसली एंट्रीज से। तो आपको ये एंश्योर करना है कि एंट्रीज के रेफरेंस से ही अकाउंट प्रिपेयर हुए। दूसरी एंट्री से रिलेटेड पॉइंट आप ये लिखेंगे कि सर एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो सफिशिएंटली सपोर्टेड होना चाहिए। ठीक है। एडिक्यूट एविडेंस के थ्रू। ठीक है। और थर्ड पॉइंट याद रहे कि कोई भी एंट्रीज ऐसी नहीं होनी चाहिए, कोई भी ट्रांजैक्शन की जो आप भूल गए हैं। ठीक है। प्रोसेस करना भूल गए हैं, बस ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड 2 पॉइंट लिख देंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड 2 पॉइंट्स कि स्टेटमेंट जो है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, सबसे पहले तो नॉर्मल जो पॉइंट याद आ जाए कि ट्रू एंड फेयर पिक्चर देना चाहिए। ठीक है। ट्रू एंड फेयर पिक्चर आपको देना चाहिए। ठीक है। मतलब कि आपके हिसाब से पूरे का पूरा ये सही पॉइंट होना चाहिए, इसमें कोई भी चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए, ये मेन पॉइंट है। और इसके बाद सेकंड पॉइंट यहाँ पे कहता है, सेकंड पॉइंट ये कहता है कि जो आप स्टेटमेंट में अमाउंट दिखा रहे हैं, ठीक है, स्टेटमेंट में जो आप अमाउंट दिखा रहे हैं वो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है। एज पर एएस में लिख देता हूँ शॉर्ट में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से ही आप डिस्क्राइब करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। ठीक है। ये पॉइंट आपका है। और इसके बाद एक नॉर्मल पॉइंट है, आप याद रख सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन जो है वो क्लियर एंड अनएम्बिजियस होना चाहिए, थर्ड पॉइंट। ठीक है। कि आपके पास में थर्ड पॉइंट याद रख सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन जो है वो क्लियर एंड अनएम्बिजियस होना चाहिए। ठीक है। तो क्लियर एंड अनएम्बिजियस होना चाहिए। चलिए ठीक है। तो क्लियर एंड अनएम्बिजियस होना ज़रूरी है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो टोटली आपके पॉइंट्स कितने हुए ये देखिए। टोटली मेन 3 पॉइंट के तरीके से हमें याद रखना है। अंदर आप देखें तो पॉइंट्स कितने हुए, तो 1 2 3 4 5 6 पॉइंट हो चुके। लेकिन याद करने के लिए हमें 3 तरीके से सोचना है। सबसे पहले एंट्रीज पे 3 पॉइंट लिखेंगे, स्टेटमेंट पे 2 पॉइंट लिखेंगे और इन्फॉर्मेशन पे 1। 3 2 1 याद रखिए, 3 2 1। एंट्रीज पे 3 पॉइंट लिखने हैं। एक भी ऐसा अकाउंट नहीं होना चाहिए, मतलब कि अकाउंट तो एक ही होता है। तो अकाउंट जो आप प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट के हिसाब से प्रॉपर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। अकाउंट बेसिकली काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन मेन हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो प्रिपेयर करना है। तो जितने भी अकाउंट्स आप प्रिपेयर कर रहे हैं वो बेसिकली एंट्री के थ्रू ही, रेफरेंस के थ्रू ही आप प्रिपेयर करेंगे। दूसरा कहता है पॉइंट कि आप एविडेंस के सपोर्ट से ही क्रिएट करेंगे एंट्रीज। थर्ड पॉइंट कहता है कि एक भी ऐसी एंट्रीज ना हो पाए जो कि ट्रांजेक्शन की थी लेकिन आप भूल गए। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका स्टेटमेंट से रिलेटेड 2 पॉइंट लिखिए।
कहता है कि फर्स्ट तो स्टेटमेंट जो है वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर आपको देना चाहिए, मतलब कि इसमें कोई भी चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट कहता है कि आप जो स्टेटमेंट में अमाउंट दिखा रहे हैं वो क्लासीफाई एंड डिस्क्राइब करिए एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जैसे कहा है वैसे ही आप इसे डिस्क्राइब करेंगे। और एक नॉर्मल पॉइंट कहता है कि इन्फॉर्मेशन जो है क्लियर एंड अनएम्बिगियस होना ज़रूरी है। ठीक है, ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाता है बस ये फिर एग्जाम टाइम पे करना क्या है, ये समरी नोट ही आपके लिए सफिशिएंट हो जाएंगे। अगर आप प्रॉपर रिवीजन करते हैं तो फिर आपको आईसीएम मॉड्यूल ओपन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर आपने प्रॉपर 2-3 बार रिवीजन करा है तो ये लेक्चर देखा उसके बाद 2-3 बार रिवीजन हो गया, काम खत्म। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए, इसके बाद यहाँ पे पॉइंट, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये सिंपली एक बार रीड कर लीजिएगा, इसमें कुछ ऐसा है नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट खत्म हो जाता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 कहता है कि इंटरडिसिप्लिनरी नेचर है ऑडिटिंग का। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स आपके इंक्लूडेड रहते हैं। ठीक है, इसको दूसरी लैंग्वेज में कहता है कि रिलेशनशिप विद डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ठीक है, डिफरेंट सब्जेक्ट है, डाइवर्स सब्जेक्ट आप कह सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे रिलेशनशिप है ऑडिटिंग का। यहाँ पे आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो कहता है कि ऑडिटिंग जो है एक इंटर डिसिप्लिनरी इन नेचर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहता है कि सर काफ़ी सारे सब्जेक्ट यहाँ पे इंक्लूड होते हैं, जैसे कि अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग यहाँ पे इंक्लूड होता है, लॉ। ठीक है, बिहेवियर साइंस, स्टैटिस्टिक, इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है इसमें इंक्लूडेड होती है, मतलब कि ये सारी चीज़ें का नॉलेज जो है ऑडिटर को यहाँ पे ऑडिटिंग के वक्त ज़रूरत पड़ती है। इसलिए यहाँ पे आपको ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, आप बेसिकली देखें तो। ठीक है, बेसिकली मेनली यहाँ पे सब्जेक्ट होता है अकाउंट, स्टैटिस्टिक, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, और लॉ। ठीक है, ये मेन सब्जेक्ट होते हैं। बाकी इकोनॉमिक्स और बिहेवियर साइंस आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है, चल जाता है, लेकिन ये मेन सब्जेक्ट रहते हैं कि अकाउंट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लॉ एंड इकोनॉमिक्स, इसके अच्छे खासे आपके नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कहता है कि सबसे पहले देखिए नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग होना ज़रूरी है, ताकि आप फंडामेंटल जो रिक्वायरमेंट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कॉन्करेंटली चेक कर पाए कि क्या फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से है या नहीं। अब ये कैसे चेक करेंगे? ऑब्वियसली आपके पास में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नॉलेज होना पड़ेगा, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नॉलेज मतलब अकाउंटिंग। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि अकाउंटिंग का नॉलेज होना ज़रूरी है। इसके बाद कहता है बिजनेस लॉ का नॉलेज आपको थोड़ा बहुत होना ज़रूरी है। हाँ, आप सीएस नहीं है, लेकिन सीए के लिए पढ़ रहे ऑडिटर काम करने वाले, लेकिन थोड़ा बहुत नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है, टैक्सेशन का नॉलेज होना ज़रूरी है, ताकि आप जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड लॉ एंड रेगुलेशन जो अफेक्टेड रहता है। ठीक है, आपको डिटेल अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत नहीं, लेकिन एंटिटी से रिलेटेड जो लॉ एंड रेगुलेशन रहता है, टैक्सेशन रहता है, उसका नॉलेज होना कंपलसरी है, ताकि आप उसे अंडरस्टैंड कर पाए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे पॉइंट कहता है कि सर आपके पास में ह्यूमन बिहेवियर का नॉलेज होना ज़रूरी है। ओबियसली आप प्रोफेशनल वर्क में हैं। ठीक है, तो पर्सन के साथ आपके पास में काफ़ी सारे पर्सन्स के साथ बातचीत होगी ऑडिटिंग के वक्त, तो कैसे बिहेव करना है, आपके पास में एक प्रोफेशनल लुक होना चाहिए, प्रोफेशनल आपके पास में बातचीत करने का बिहेवियर होना चाहिए, ये ज़रूरी है, ये नॉलेज होना कंपलसरी है। ठीक है, इसके बाद कहता है स्टैटिस्टिकल मेथड। ओबियसली स्टैटिस्टिक तो आपको पढ़ाया ही जाता है फाउंडेशन लेवल पे, क्योंकि आपको स्टैटिस्टिक इसलिए पढ़ाया जाता है, इसमें तरह तरह के तरीके होते हैं जिससे आप जो है सैम्पलिंग वगैरह आपको याद होगा। ठीक है, सैम्पलिंग हम एक टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह, वेरिएशन, ठीक है, वेराइंस, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ के आते हैं। तो ये चीज़ पढ़ाई जाती है इसलिए क्योंकि यहाँ पे ऑडिटिंग में ये चीज़ों को यूज़ किया जाता है। ठीक है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन हुआ है तो उस पर आपको चीज़ें देखनी पड़ती है, इवन रॉ मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे चीज़ें देखनी पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे स्टैटिस्टिक भी आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन यहाँ पे देखिए कि इकोनॉमिक्स का भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि एनवायरनमेंट आपका जो है ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो एनवायरनमेंट अफेक्ट करता है, डिमांड है, सप्लाई है, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड आपके पास में थोड़ा बहुत नॉलेज होना ज़रूरी है। हाँ, डिटेल नहीं, क्योंकि आप इकोनॉमिस्ट तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत नॉलेज आपके पास में होना चाहिए। उस तरीके से ही आपको यहाँ पे सब्जेक्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। बेसिकली आप इकोनॉमिक पढ़ते हैं तो इतना डिटेल इकोनॉमिक नहीं होता जितना आप बेसिकली अगर इकोनॉमिक सब्जेक्ट जो इकोनॉमिस्ट पढ़ते हैं उतना डिटेल नहीं होता।
जितना आपके नॉलेज के हिसाब से ज़रूरी है, सीए के लिए ज़रूरी है, एज एन ऑडिटर के लिए ज़रूरी है, उतना पढ़ाया जाता है, ठीक है। और इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज तो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे तो आपको डिटेल पढ़ना पड़ता है, जैसे कि वर्किंग कैपिटल हो गया, हम पढ़ते ही हम ऑलरेडी फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ चुके हैं, प्लेलिस्ट की लिंक भी है, ठीक है, आपको प्रोवाइड कर रखी है यूट्यूब पे। तो यहाँ पे ये चीज़ तो आप पढ़ चुके हैं। तो फाइनेंशियल वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो स्टेटमेंट आप नहीं पढ़ते, बेसिकली आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फंड फ्लो स्टेटमेंट भी कैश फ्लो स्टेटमेंट की तरह एक होता है, ठीक है। बीकॉम लेवल पे तो आता है, लेकिन यहाँ पे आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये सारी चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी है, राइट। फंड फ्लो स्टेटमेंट वगैरह चीज़ें, ठीक है। तो ये नॉलेज होगा तो आप यहाँ पे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को चेक कर पाएंगे कि क्या उसके हिसाब से है या फिर नहीं। अब देखिए, कोई भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी गई, अब आपके पास में फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग का नॉलेज ही नहीं है, तो आप कहाँ से चेक करेंगे कि भाई ये एज़ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है या फिर नहीं, ठीक है। उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो ऐसी सारी चीज़ों का नॉलेज होगा तब आप ये कन्वे कर पाएंगे, ये आप ट्रू एंड फेयर पिक्चर आप प्रोवाइड कर पाएंगे, ठीक है। और इसी को ही शॉर्ट में यहाँ पे समरी प्रोवाइड करी गई है। ये समरी ही बेसिकली आपके लिए है, ठीक है, कि अकाउंटिंग का नॉलेज क्यों होना चाहिए, लॉ का नॉलेज क्यों होना चाहिए, इकोनॉमी का नॉलेज क्यों होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शॉर्ट में। तो याद करने वाली चीज़ ये है, याद करने वाली चीज़ ये है आपके पास में, ठीक है। रीड करने वाली चीज़ ये है, बेसिकली इसमें से एमसीक्यू आ सकता है, राइट, इसमें से एमसीक्यू आ सकता है, तो इसे अच्छे से रीड करिए, ठीक है। रीड करने लायक में भी यहाँ पे बहुत कुछ ज़्यादा नहीं, एक बार रीड करेंगे आपको समझ आ जाएगा, एक भी ऐसा वर्ड नहीं है जो आपको समझ ना आए, ठीक है। तो याद करने वाली चीज़ें यहाँ पे है कि आपको सिंपली पूछा जा सकता है कि सर अकाउंटिंग के साथ कैसे रिलेशनशिप है, तो ये आपके आंसर में दिखना चाहिए और बाकी अपने नॉलेज के हिसाब से आप लिखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया कि भाई ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग के बीच में रिलेशनशिप क्या है। तो सबसे पहले तो नॉर्मल चीज़ लिखेंगे कि भाई ऑडिटिंग और अकाउंटिंग के बीच में रिलेशनशिप है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक रिव्यू आप कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिलेशनशिप, ये हर एक में लिख के आइए, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, ये सबसे पहला पॉइंट तो हर एक में लिख के आइए। कोई भी पूछा हो, लॉ का पूछा हो, इकोनॉमी का पूछा हो, सबसे पहला पॉइंट तो हो गया। दूसरा पॉइंट यही लिख के आइए एज इट इज़, ठीक है, कि ऑडिटिंग जो है रिव्यू करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब सर अकाउंटिंग, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना मतलब क्या है सर, अकाउंटिंग। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिलेशनशिप रहता है ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग के बीच में, ठीक है। इसके बाद ऑडिटिंग एंड लॉ का पूछा जा सकता है, तो सर गुड नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि एंटिटी से अफेक्टेड काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हो सकते हैं, तो उसका थोड़ा बहुत नॉलेज होना आपके पास में ज़रूरी है, ठीक है। इकोनॉमिक्स तो सीधी सी बात है, अपने कस्टमर के यहाँ पे जो हमारा क्लाइंट है उसके क्या क्या चीज़ें बेच रहा है, कैसे गुड्स है वगैरह, उसकी डिमांड क्या है, तो इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट का नॉलेज भी थोड़ा बहुत होना ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कहता है बिहेवियरल साइंस, ठीक है, कि नॉलेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज़ एसेंशियल फॉर द ऑडिटर, ठीक है, कि ह्यूमन बिहेवियर में से मैंने कहा है आपको कि भाई प्रोफेशनल आपको चीज़ें हैं, ठीक है, प्रोफेशनल कोर्स में है तो आपको ओबियसली प्रोफेशनल वर्क करना पड़ेगा। स्टैटिस्टिक डेटा प्रोसेसिंग ईडीपी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग आपको ऑडिटिंग करना पड़ेगा ओबियसली। यहाँ पे ऑडिटिंग आपका अब इलेक्ट्रॉनिक वे में ही होता है, तो ये चीज़ तो आपको पता ही है। तो इलेक्ट्रॉनिक वे में होता है तो आपके पास में क्या है सर, डेटा प्रोसेसिंग के रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है, ठीक है। आपके पास में एक सब्जेक्ट रहता था, कौन सा सर, ईआईएस, ठीक है। बेसिकली वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ाया जाता था ईआईएस में, इसलिए यहाँ पे शायद निकाल दिया गया, लेकिन वैसे भी वो ऐसे निकला नहीं है। आप अपने जो सेल्फ मॉड्यूल है उसमें तो थोड़ा बहुत इस चीज़ को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। सेल्फ मॉड्यूल है आपके पास में, पढ़ना पड़ेगा सेल्फ मॉड्यूल, ठीक है। सेल्फ मॉड्यूल टेस्ट करके आपके पास में आती है, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ तो पढ़ाई जाएगी, डेटा प्रोसेसिंग से रिलेटेड थोड़ी बहुत चीज़ें, ठीक है। तो इसका नॉलेज होना ज़रूरी है, इसलिए ये चीज़ हटाई नहीं गई है, ठीक है। ईआईएस सब स्टूडेंट सोच रहे हैं कि हटा दिया गया है, वैसे हटा दिया गया है, लेकिन सेल्फ मॉड्यूल में इससे रिलेटेड थोड़ी बहुत चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। इसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रोडक्शन से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मेन चीज़ है, ये याद करने वाली चीज़ है, एज इट इज़ एक एक पॉइंट है, आपको सिंपली याद करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये पॉइंट आप अपने समरी नोट में ऐड कर लीजिए। ये लीजिए, हमने समरी नोट में इतना ऐड कर लिया है कि रीड करने वाली चीज़ यहाँ पे है, लेकिन याद करने वाली चीज़ यहाँ पे है समरी में,
ठीक है। समरी में याद करने वाली चीज़ हम यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे ये समरी में हमने ऐड कर दिया है, तो समरी आप लिख लीजिएगा, ठीक है, इस चीज़ को। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5 कहता है ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिट के। तो ऑब्जेक्टिव के लिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ये याद रखेंगे। अगर आपको पूछा जाए कि सर ऑडिट के ऑब्जेक्टिव लिखिए, तो ये 4 पॉइंट आप लिख के आएंगे। सबसे पहला पॉइंट कि एक रीजनेबल इंश्योरेंस हम ले सकते हैं सर, क्योंकि ऑडिट का मतलब यही होता है। ऑडिट का मतलब क्या होता है सर? ऑडिट करने का मतलब क्या होता है? हम यहाँ पे ये एंश्योर करते हैं कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एकदम बराबर है, ठीक है। तो एक रीजनेबल, यहाँ पे वर्ड याद रखिएगा, रीजनेबल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टूडेंट इसे भूल जाते हैं कि रीजनेबल वर्ड लिखना, रीजनेबल वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजनेबल वर्ड आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। रीजनेबल वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि रीजनेबल और एक होता है आपका, एक मिनट ज़रा इसे हाईलाइट कर लेता हूँ सबसे पहले। एक वर्ड होता है रीजनेबल और एक वर्ड होता है एब्सोल्यूट, ठीक है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है 100%, ठीक है, और रीजनेबल का मतलब होता है ठीक ठाक, ठीक है, हो जाएगा, मतलब कि 99% हम कहते हैं ना। फॉर एग्जांपल मैंने कोई क्वेश्चन कहा कि 99% आने के चांसेस है, तो मैंने क्या कहा सर, 1% निकाल के कि हो सकता है 1% चांसेस है कि नहीं आएगा। तो रीज़नेबल का मतलब यही होता है कि एकदम से 100% तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अच्छा खासा यहाँ पे परसेंटेज हो सकता है। मतलब कि हम यहाँ पे क्या कहते हैं सर, ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है? ऑडिटिंग ये कहता है कि रीज़नेबल एश्योरेंस देता है कि हाँ जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, ठीक है। रीज़नेबल, रीज़नेबल का मतलब 99%, ये तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 99% एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा मतलब नहीं होता कि 99%। रीज़नेबल का मतलब होता है कि हाँ जी एकदम से करेक्ट है हमारे लेवल पे, लेकिन हो भी सकता है कि इसमें मिस्टेक जो हो, जो हमें नहीं मिली, ठीक है। मतलब कि रीज़नेबल एश्योरेंस देता है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देता। एमसीक्यू में खूब पूछा जाता है कि जो ऑडिट है वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस देता है, क्या करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट, फिर ऑप्शन दिया जाता है। तो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ऑडिट जो है ऑलवेज रीजनेबल एश्योरेंस देता है, एब्सोल्यूट नहीं दे सकता, क्योंकि 100% श्योरिटी के साथ कोई ऑडिटर यहाँ पे नहीं देगा। इसकी क्यों नहीं दे सकता? इसके लिए होती है लिमिटेशन, ठीक है। लिमिटेशन हम पढ़ेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते, उसके बाद लिमिटेशन भी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके लिए होती है लिमिटेशन, इसकी कुछ लिमिटेशन होती है, इसलिए हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस कभी नहीं दे पाते। इसके लिए रीजनेबल एश्योरेंस ही हम दे पाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा सर, सबसे पहला पॉइंट कि हम ऑडिटिंग ऑब्जेक्टिव क्या है सर, सबसे पहले रीजनेबल एश्योरेंस लेना। दूसरा दूसरा होता है कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या फिर नहीं, इससे रिलेटेड एंश्योर करना, ठीक है, एंश्योर करना। और इसके बाद थर्ड पॉइंट, रिपोर्ट करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर कि हाँ जी बिल्कुल सही है, या फिर कोई चीज़ गलत है तो हम वो लिखेंगे, मतलब कि रिपोर्ट करेंगे कि सब कुछ सही है या फिर कोई गलत है तो क्या गलत है वगैरह चीज़ें। और फिर हम उसे कम्युनिकेट करेंगे एज़ पर ऐसे, ठीक है, ऐसे में जिस तरीके से यहाँ पे रेफरेंस दिया गया है उस तरीके से हम उसमें कम्युनिकेट करेंगे। तो 4 पॉइंट है, रीजनेबल इंश्योरेंस ऑब्टेन करना, एंश्योर करना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है फ्री फ्रॉम मटेरियल में स्टेटमेंट है। तीसरा पॉइंट हमें क्या करना है, तीसरा पॉइंट रिपोर्ट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। और चौथा कम्युनिकेट करना है एज पर रिक्वायर्ड, जो एसएन है, स्टैंडर्ड वन अकाउंट ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड वन ऑडिटिंग ने जैसे कहा है उस हिसाब से कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। बेसिकली ऊपर की चीज़ को कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है। जब भी आपको पूछा जाए कि सर ऑब्जेक्टिव बताइए, तो ये 4 पॉइंट आप लिख के आ जाएंगे, ठीक है। ये पॉइंट को आप यहाँ पे एज इट इज़ अपने समरी में भी डाल देंगे। समरी में भी हम डाल देते हैं, रुक जाइए, लीजिए हमने छोटा सा बॉक्स यहाँ पे ऐड कर दिया आपके सामने कि ये चीज़ आपके पास में पॉइंट नंबर 5, ठीक है। रीजनेबल इंश्योरेंस आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर हुआ है, लेकिन दिख रहा है, कोई विजिबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहता है कि ऑब्जेक्ट हमें जो है, ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिट के, तो ऑडिट के ऑब्जेक्टिव यहाँ पे रहते हैं कि रीजनेबल इंश्योरेंस लेना, ठीक है। इसके बाद हमारे पास में एंश्योर करना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है फ्री फ्रॉम मटेरियल में स्टेटमेंट है। इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिपोर्ट करना और कम्युनिकेट करना एज पर एसेस, ठीक है। ये हमारा समरी नोट प्रिपेयर हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में आ जाता है पॉइंट नंबर 6, क्योंकि इससे रिलेटेड यहाँ पे सिंपली इन्फॉर्मेशन ही लिखी गई है, वो तो सिंपली एक बार आप रीड करेंगे, इससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने आपको बताया कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट का मतलब क्या होता है सर, फ्रॉड वगैरह, एरर वगैरह, ठीक है, वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस्ड है, ठीक है। एक बार रीड करेंगे, ये सिंपली एमसीक्यू पर्पज़ के हिसाब से हो सकता है,
ठीक है। एमसीक्यू में भी मैं जो बता चुका हूँ वही एमसीक्यू पर्पस के हिसाब से होता है, तो सिंपली ये आप एक बार रीड करेंगे तो भी काम हो जाएगा। ठीक है। इसमें एमसीक्यू भी जो आने वाले हैं वो तो मैं आपको जो वर्ड बोला हूँ उसमें ही आएंगे। ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ इससे रिलेटेड है ही नहीं, इसमें कॉन्सेप्ट ही नहीं है ज़्यादा कुछ जहाँ पे एमसीक्यू आ सके, लेकिन रीड करना ज़रूरी है, हो सकता है कहीं से भी आपको पूछा जा सके। ठीक है। देखिए यहाँ पे रीजनेबल इंश्योरेंस के बारे में मैंने जो कहा वही चीज़ है कि भाई हाई चांसेस हमारे रहते हैं, हाईली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हाँ जी एकदम प्रॉपरली तो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल सही है, लेकिन 100% नहीं कह सकते। ठीक है। रीजनेबल इंश्योरेंस का मतलब ये होता है, एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है रीजनेबल, जो मैंने आपको बताया। इसके बाद स्कोप ऑफ ऑडिट, ऑडिट का स्कोप क्या होता है।